क्योंकि दूसरा सेकेंड इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद यूपी में वो लाइव कार्यक्रम वहां पे भी लोग देख रहे हैं। इसका कॉस्ट है 381 करोड़ रुपए। इसका भी इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हस्ते होने वाला है। थर्ड प्रोजेक्ट which is the National Institute of Homeopathy, Narela, Delhi, which cost of rupees 287 crore। एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से लोकार्पण करने जा रहा है। मैं सभी आयुर्वेदिक और आयुष डॉक्टर की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश की अर्थनीति हो या विदेश नीति हो, मेक इन इंडिया हो या स्वच्छ भारत हो, फिट इंडिया हो या स्किल इंडिया हो, आयुष्मान भारत हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की पैकेज हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। अकेले आयुर्वेदिक पे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे 1 घंटा लगेगा आयुर्वेदिक और आयुष के बारे में मैं बात करूं। लेकिन दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक वैद्य होने के नाते आप सबको बताने के लिए आया हूं। आयुष विभाग में सबसे पहले आयुष मंत्रालय किया। आयुष मंत्रालय किसने किया? मोदी किया। योगा दिन स्थल किसने घोषित किया? मोदी जी ने किया। आयुष 180 कंट्रीज में किसने पहुंचाया? मोदी ने पहुंचाया। आयुष वीजा किसने किया? मोदी जी ने किया। इसीलिए मैं कर रहा हूं कि आयुर्वेदा के लिए और आयुष के लिए अच्छे दिन आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी के लिए ही हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। जी हाँ, ये सभी कुछ मोदी आयुर्वेदिक डॉक्टर को जो 70 साल में नहीं हुआ था वो सिर्फ 8 साल में किसी ने करके तो मोदी जी ने करके दिखाया है। आप सभी के वास्ते, सभी आयुष डॉक्टर के वास्ते मैं पीएम साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कुछ ही लाइन आपको बता देता हूँ कि जो आयुष के फील्ड में इस देश में और इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में मुझे अमेरिका से आए हुए डॉक्टर्स मिले और वियतनाम, नेपाल कंट्री से जो वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के मेंबर्स हैं और कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमें पूरे 180 कंट्रीज में आयुर्वेदा और आयुष की प्रैक्टिस है तो ओनली मोदी जी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आयुष के आयुर्वेद अनुसंधान में CCRS को अनुदान दिया। योग और नेचुरोपैथी में CCRNY अनुदान दिया। यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी को अनुसंधान दिया। CCRM, CCRS और CCRS सभी को अनुसंधान देने का बहुत बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है। फर्स्ट टाइम इन द कंट्री National Commission for the Homeopathy NCH Bill 2020, in the country, the National Commission for the Institute of Medicine NCISM Bill 2020 or the Institute of Teaching and Research in Ayurveda ITRA 2020 कानून पारित कर आयुर्वेद और होम्योपैथी को लीगल एजुकेशन सिस्टम के दायरे में लाने वाले मोदी सरकार है। इसलिए मैं आप सब और लास्ट में बता देता हूं कि पारंपरिक चिकित्सा को ग्लोबली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेडिशन इस देश में स्टार्ट हुआ तो जामनगर में स्टार्ट हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ अदरवाइज कोई भी पॉसिबल नहीं था। आयुर्वेदा को ग्लोबली रीच देने वाले नहीं है, ओनली एंड ओनली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इसीलिए फिर से एक कि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों,
मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो कमल कुंडल से जो आयुर्वेद आया था, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसको फिर एक बार उसके ऑथराइज का किसी ने किया, तो इसी सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा का काम इसी बड़े अभिमान से आज आयुर्वेदिक डॉक्टर ना कि देश में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज द प्राउड ऑफ द बिकॉज द मोदी गवर्नमेंट। मैं घोषित करना चाहता हूं कि आज तक कि गोवा में अलग सा आयुष मंत्रालय नहीं था, इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बाद गोवा में अलग आयुष मंत्रालय होगा, विच इज डेडिकेटेड फॉर द आयुष डॉक्टर ऑफ गोवा। भारत देश के G20 की अध्यक्षता मिलने पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अभिनंदन करता हूं, और G20 का महत्वपूर्ण बैठक गोवा में भी होने वाली है। बैठक कार्बन न्यूट्रल होगी, ये वादा करता हूं। इस बैठक के साथ में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट आत्मनिर्भर भारत, हम हमेशा स्वयं पूर्ण गोवा में कन्वर्ट करते आए हैं, पूर्ण गोवा का पूरे G20 के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में आयोजन करने का मौका आयुष मंत्रालय ने दिया, इसलिए मैं आयुष मंत्रालय और विज्ञान भारती का जो नेशनल एंड इंटरनेशनल डेलीगेट्स, उनका भी मैं यहाँ पे बहुत करता हूँ। से मैं जो सबका बड़ा उत्साह देख रहा हूँ, द एक्सचेंज पेपर साइनिंग ऑफ द MOU बिटवीन, जिस तरह से आप लोगों ने जो आयुर्वेद का शेयर किया है, आगे आने वाले अमृत ग्लोबली जाएगा, मैं वादे के साथ कहता हूँ। कांग्रेस इज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और आयुष मिनिस्टर के वजह से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरी वाणी को जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोमेंट ऑफ द डे जब 3 इंस्टीट्यूशन का आज लोकार्पण किया जाएगा। सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से हमारे साथ हमारे स्पेशल सेक्रेटरी आयुष जी जुड़ रहे हैं, हम स्वागत हैं। देवी सज्जनों, 50 एकड़ के विशाल परिसर में फैले इस संस्थान में और इसमें आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और रोग देखभाल की उच्चतम सेवाएं प्रदान की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया आप रिमोट का बटन दबा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का लोकार्पण करें। और संस्थान पर विस्तृत प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना है। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों में हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को हेल्थ केयर फॉर ऑल के संकल्प से जोड़ने के गए हैं अभूतपूर्व प्रयास। इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने एम्स के जैसे होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड टर्शियरी केयर सेटअप के लिए नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की, जिसे माननीय प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर 2000 राष्ट्र को समर्पित किया गया। पिछले 5 सालों में इस अत्याधुनिक केयर सेंटर में 15 लाख समग्र चिकित्सा से ठीक हुए एवं MD और PhD के 350 छात्रों इसका लाभ लिया। अखिल भारतीय आयुर्वेद के रिसर्च यूनिट में 50 से अधिक देश विदेश की संस्थाओं के MOU के माध्यम 100 से ज्यादा शोध प्रकाशित हुए। DGWH ने संस्था को ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का एक अच्छा मॉडल बताया। आयुर्वेद के सभी लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए नई दिल्ली का सैटेलाइट सेंटर अब गोवा में विकसित किया गया है।
जिससे गोवा में जनमानस तक आयुर्वेद चिकित्सा पहुंचेगी। गोवा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है। यहाँ के शांत वातावरण और जैव विविधता को देखते हुए ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए एक उचित स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री का सपना, इसी सपने को साकार करने के लिए और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने में संस्था अपना योगदान देगी। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल सेवा के लिए आने वाले लोग के माध्यम से होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड चिकित्सा का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही गोवा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद शिक्षा, गोवा सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र विकसित 50 एकड़ भूमि थी। AIIA के रूप में गोवा ऐसा सेंटर मिला है जो सेकेंडरी हेल्थ प्रिवेंशन में एक मानक स्थापित करेगा। उच्च मापदंडों पर स्थापित पंचकर्म कॉटेज मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का सपना। साथ ही गोवा के निवासी हम गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान सैटेलाइट सेंटर का inauguration of the National Institute of Medicine at Ghaziabad, Uttar Pradesh. और यहाँ General V.K. Singh, the Honorable Minister of State for Road Transport and Highways and Minister of State for Civil Aviation is joining us. Welcome him. Ladies and gentlemen, this institute will and research. It will provide PG and doctoral courses in various disciplines. माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि रिमोट बटन दबाकर अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गाजियाबाद का लोकार्पण करें। इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी के लिए प्रस्तुत है लघु फिल्म। बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। सीधा आदि विद्याओं पर वेलनेस सेंटर बहुत प्रचलित हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी। यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीन एवं लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी संस्थान अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस 200 बेड तक इस संस्थान में ICU, 5 OT, डिपार्टमेंट, MRI, CT स्कैन, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे कक्ष, पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी उपलब्ध है। यह संस्थान समूचे उत्तर भारत में यूनानी चिकित्सा सबसे बड़ा संस्थान है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में स्नातक और PhD की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी बना। 14 विभागों में PhD, PG छात्रों के लिए 120 सीटें उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनानी पद्धति का प्रसार करने में और शोध को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने कर कमल इस बेहतरीन स्थान का उद्घाटन किया। और अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला दिल्ली का लोकार्पण। यहाँ पर हमारे साथ श्री V.K. सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। देवी सज्जनों, होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। ये संस्थान होम्योपैथी की शिक्षा, देखभाल और अनुसंधान के क्षेत्र में मानक स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री जी से रिमोट बटन दबाकर आप इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला दिल्ली का और अब इस इंस्टीट्यूट की जानकारी के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से जुड़ी होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। दिल्ली के नरेला की लागत से राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान
ये इंस्टीट्यूट होम्योपैथी में राष्ट्रीय एवं से नए काम करेगा। में युवाओं को स्नातकोत्तर और पीएचडी को इसमें पोस्ट ग्रेजुएट विभाग होंगे, स्मार्ट क्लासरूम, सेमिनार हॉल, 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, छात्रावास, स्टाफ और फैकल्टी के लिए क्वार्टर एवं कैंटीन की सुविधाएं शामिल हैं। 100 बेड की सुविधा वाले इस संस्थान में मरीजों को सभी प्रकार के इलाज एवं जांच की सुविधा मिलेगी। यहाँ ओपीडी रजिस्ट्रेशन से लेकर जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, ओबीएस एंड गायनी, पीडियाट्रिक, डेंटल, ईएनटी, लेबर वार्ड सहित कई विभागों में ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों आज राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन होना हम सब एक गौरव का क्षण है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्य सज्जनों, ये तीनों संस्थाएं स्वस्थ रहने और साथ साथ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को प्रमोट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के इच्छुक हैं, तो सभी की तरफ से करबद्ध होकर मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ दर्शन हेतु अपने विचारों से अनुग्रहित करें। गोवा के गवर्नर श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई जी, यहाँ के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री वैद्य प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौरवाल जी, डॉक्टर महेंद्र भाई, श्रीमान शेखर जी, अन्य महानुभाव, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान और विशेषज्ञगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं गोवा की खूबसूरत धरती पर आयुर्वेद के लिए देश विदेश से एकत्रित हुए आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की सफलता के लिए सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आयोजन एक ऐसे समय रहा है जब भारत के आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू है। अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से संकल्प अमृतकाल का है और इसके लिए एक मजबूत और प्रभावी माध्यम है। इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी भी कर रहा है। हमने G20 समिट की भी थीम रखी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऐसे ही विषयों पर आप सभी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के आयोजन में चर्चा करेंगे, पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए करेंगे। मुझे खुशी है कि दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है। आयुर्वेद को मान्यता देनी है। साथियों, आज मुझे यहां पर आयुष से जुड़े 3 इंस्टीट्यूट के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद,
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोह है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मैं स्वस्थ होने की परिभाषा कहीं व्यापक है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है समाग्निष्ट समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय बना स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत में इसे लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था, हमने उस समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि आज जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। आयुर्वेद से जुड़ा एक और पक्ष है जिसका जिक्र मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जरूर करना चाहता हूं। ये आने वाली सदियों में आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार, एविडेंस को, प्रमाण को माना जाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था।
लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटाबेस एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो शोध है, जो जर्नल्स हैं, हमें सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना है। भारत में बीते वर्षों में इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों ने भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आए, कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद की एक और ऐसी खूबी है जिसकी चर्चा कम ही होती है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर मैं आधुनिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके आपको बताना चाहूं तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी की बेहतर से बेहतर कार खरीदें, कार के साथ उसकी मैनुअल बुक भी आती है, उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, कब और कैसे सर्विसिंग करवानी है, कैसे रखरखाव करना है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर डीजल कार में पेट्रोल डाल दिया तो गड़बड़ तय है। इसी तरह आप अगर कोई कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें उसके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक काम करने चाहिए। हम हमारी मशीनों का ख्याल तो रखें, लेकिन हमारे शरीर को कैसे खाना, क्या खाना, कैसा रूटीन, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। यही आयुर्वेद की खूबी है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है
परमार्थ साधनम अर्थात स्वास्थ्य ही साधन है। ये मंत्र जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन है उतना ही प्रासंगिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी है। आज आयुष के क्षेत्र में असीम नई संभावनाएं जन्म ले रही है। आयुर्वेदिक हब की खेती हो, आयुष मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो, डिजिटल सर्विसेज हो, आयुष स्टार्टअप के लिए इनमें एक बड़ा स्कोप है। भाइयों और बहनों, आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर आज भारत में आयुष के क्षेत्र में करीब 40,000 ऐसे एमएसएमई, लघु उद्योग अनेकविध प्रोडक्ट दे रहे हैं, अनेकविध इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनसे लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। 8 साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। आज आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी 7-8 वर्षों में करीब करीब 7 गुना ग्रोथ। आप कल्पना कर सकते हैं आयुष अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में इसका ग्लोबल मार्केट में और बड़ा विस्तार होना ही है। आप भी जानते हैं कि ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस का मार्केट $120 बिलियन यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का ये सेक्टर निरंतर विस्तार ले रहा है और हमें इसकी हर संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए कृषि का एक पूरा नया सेक्टर खुल रहा है जिसमें उन्हें काफी अच्छी कीमतें भी मिल सकती हैं। इससे युवाओं के लिए हजारों लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। साथियों, आयुर्वेद की लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है। साथियों, आज भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे वन्य पशु हो, चाहे इंसान हो, वनस्पति हो, इन सबकी हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। हमें इन्हें आइसोलेशन में देखने की जगह टोटलिटी में देखना होगा। ये होलिस्टिक विजन आयुर्वेद का, भारतीय परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। मैं चाहूंगा इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में ऐसे सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा हो। हम सभी मिलकर आयुर्वेद और आयुष को कैसे समग्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका एक रोडमैप तैयार किया। मुझे विश्वास है आपके प्रयास इस दिशा में जरूर प्रभावी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आयुष को, आयुर्वेद को
अनेक अनेक शुभकामनाएं। सबका विकास के मंत्र पर अपना सब करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सभागार में उपस्थित आप सभी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2022 के इस सत्र में। देवी सजन आपसे निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें और आइए आज के इस विशेष सत्र का आगाज करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ साथ भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद स्तुति और वंदना के साथ। इसके लिए हमारे साथ गोवा कॉलेज ऑफ म्यूजिक के छात्र हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ उन्हें धन्वंतरी वंदना के लिए। दिव्य सजनों, कार्यक्रम भगवान धन्वंतरी की स्तुति और वंदना के साथ आपसे निवेदन है कि आप अपना स्थान पर बैठें। तो भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद हम सभी पर बने, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी मनोकामना के साथ इस विशेष सत्र का हम आरंभ करते हैं। Ladies and gentlemen, for the last 4 days, we've had representatives and experts from more than 40 countries of the world who have been ideating on the focal theme of One Health. And today, as we stand in this valedictory session to draw a way forward, I would like to express our heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister for leading us. For he, ladies and gentlemen, is a global leader whom the whole world looks up to. He's a global leader whose every thought and action is in the greater spirit and interest of the whole of humanity and this planet. For he's always believed in Vasudhaiva Kutumbakam. He's always said that it is one family and one future for all of us. And thereby we all need to work together for the global good and the
for all in the very spirit of sharing and caring. And that is the message also which India is giving in the G20 presidency as India leads the world. Further, ladies and gentlemen, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ, বিনা ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। आप सभी को ये भी ज्ञात होगा कि इसी वर्ष 19 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की नींव रखी गई, heralding a new era of traditional medicine in the world and once again making India as an epicenter of traditional medicine. And yet again, ladies and gentlemen, there are 3 milestone initiatives which are going to be inaugurated at the hands of the Prime Minister when we have 3 national Ayush institutes, 3 premier institutes dedicated to the education and research of traditional medicine which are going to be dedicated to the nation by the Honorable Prime Minister. हम सभी के लिए ये बहुत ही गर्व का मौका है और सभी की तरफ से हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहेंगे इस पूरी फ्रेटर्निटी को, इस देश को और विश्व को ये बहुत ही एक नायाब तोहफा देने का। तो सभी की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और उनका अभिवादन करें ये अंग वस्त्रम भेंट कर, और साथ साथ एक विशेष स्मृति चिन्ह दिव्य वैष्णव भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को हम भेंट करते हैं, विशिंग ग्रेटर ग्लोरी एंड गुड हेल्थ टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और एक और विशेष एक स्केच प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हैं। आपको बताना चाहेंगे दिव्य वैष्णव, ये प्रधानमंत्री जी का स्केच है जो कि एक कलाकार आकाश नायक ने बनाया है और यह हमारे कलाकार का स्नेह और सम्मान है प्रधानमंत्री जी के लिए। रंगोली द्वारा इस स्केच को बनाया गया है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अति सम्माननीय डॉक्टर श्री कुमार जी को, भारत सरकार के पूर्व सचिव, जो कि जैव विज्ञान की श्रेणी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित हैं और वर्तमान में आप विज्ञान भारती के माननीय अध्यक्ष हैं। उन्हें निवेदन करती हूँ उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी मान्यवर, यहाँ उपस्थित 9वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन के सभी सहभागी, पत्रकार मित्र, बंधु भगिनीनो, आप सबका मैं विज्ञान भारती की ओर से समापन समारोह में एक स्वागत करता हूँ। आप सब मेरे से सहमत होंगे कि आज हमारे बीच माननीय श्री मोदी जी है, जो कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता के सबसे यशस्वी और सबसे प्यारे नेता है और हमारे बीच आज पधारे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे सबके बीच। आपको पता है कि विज्ञान भारती जो संस्थान है जो विज्ञान को समाज के सामने में ले आती है एक स्वदेशी भाव से, और इसी स्वदेशी भाव से कई वर्षों से हम लोग विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं। हमारी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन कहते हैं। उन्होंने बहुत ही यशस्वी तरीके से गए 4 दिनों में इसका आयोजन गोवा में किया है। करीबन 5,500 डेलीगेट्स और कई सारे एक्सपो में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये गए 4 दिन में हुआ है। विश्व का आयुर्वेद सम्मेलन रह चुका है गए 4 दिनों में। मैं वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के और विज्ञान भारती के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इसके लिए, और मैं आभार भी करता हूं आयुष मंत्रालय और का, जिन्होंने पूरा साथ दिया इसको 4 दिन का एक बहुत ही यशस्वी तरीके से इसको 4 दिन में पूरा संपूर्ण किया। आप सभी का पुनः इस समापन समारोह में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। And now requesting the Honorable Union Minister of Ayush and the Minister for Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarvanand Sonowal ji, to kindly address this august gathering.
Namaskar. Most respected Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, respected Governor of Goa, T.S. Sridharan Pillai ji, respected Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Ministers of State, Sripat Nayak ji, Dr. Manjupa Bhai Mahendra ji, respected President of Vigyan Bharat ji, Shekhar Mundi ji, dignitaries gathered from India and across the world, and our friends from media. It is a great honor for all of us to have the august presence and blessing of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji at the 9th World Ayurveda Congress and Arugya Expo. His visionary and dynamic leadership has made the Ayurveda reach new heights. I extend my heartfelt gratitude to all the participants and organizers for successfully conducting the 9th World Ayurveda Congress and Arugya Expo in Goa. I am also the State Government of Goa for their wholehearted support towards the successful conduction of this event. On this occasion, I would also congratulate Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for India's G20 presidency with the vision of one art, one family, and one future following Indian principle Vasudhaiva Kutumbakam. In the Ayush sector, you have brought huge contribution to promote quality education, research, capacity building, startup, ecosystem, and industry. These changes, which were never seen before, are all happening due to your untiring efforts, monitoring, reviewing, and forward vision. World Ayurveda Congress has become a huge success due to massive positive public response and footfalls of thousands of Ayurveda lovers from India and abroad. More than 4,700 delegates from all parts of India and about 400 delegates from 53 countries are witnessing this mega event, which shows the global presence and acceptance of Ayurveda. More than 215 companies leading to Ayurveda brands, medicine manufacturers, and R&D institutions have participated in the Ayurveda Expo. Sir, Ayush Ministry is committed to imparting Ayush health system into day-to-day life of the common man by strengthening this system in health as well as the education sector for the people of India and the world. As part of this resolution, in today's event, we will witness dedication of 3 new satellite: All India Institute of Ayurveda, Goa, National Institute of Unani Medicine, Ghaziabad, and National Institute of Homeopathy, Narela, to the nation by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Nearly 4 students would be benefited from this new satellite institute, and 550 additional beds have been added for patient care. We have seen the strength of Ayush system during the COVID pandemic. It has become more accepted and adopted for its curative, preventive, and cost-effective aspect. All India Institute of Ayurveda, Goa will be providing high-quality facilities for undergraduate, postgraduate, and postdoctoral stream in area of education, research, and patient care, and will be developed a wellness hub for Ayurveda, promoting medical tourism. It will also function as a model center for international and national collaboration for academic and research purposes. With the cooperation of the Government of Goa, this institute will be equipped with a balance of traditional medical practices and modern technique will get recognition not only in the country but also the entire world. Sir, I would like to inform you that this is a satellite institute of All India Institute of Ayurveda, New Delhi, which was also inaugurated by your hand in 2017, and within a short span of 5 years, it has been global recognition, and we are now going to witness the inauguration of All India Institute of Goa, which we expect to perform in the similar manner. National Institute of Unani Medicine, Ghaziabad, will also be a PG institute with
14 departments of Unani Medicine. It will be focused on fundamental aspect of drug development, quality control, and scientific validation of Indian medicine and practices. We will also witness the inauguration of National Institute of Homeopathy, Delhi, which will promote R&D and innovation in the field of homeopathy medicine. Sir, we are proud and grateful to you as a nation that through your leadership and effort, the world's first global center for traditional medicine under WHO is being set up in Jamnagar, Gujarat, India. With the rapid stride in the Ayush sector in India's Azadi Ka Amrit Kal, I firmly believe that under the guidance of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, it will certainly be Ayush Ka Amrit Kal. I once again extend my gratitude to Honorable Prime Minister Modi ji for gracing this occasion and guiding us to continue to work towards achieving and realizing your dream of Heal in India and Vocal for Local. Jai Hind. थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर सर। और अब गोवा के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को मैं आमंत्रित करती हूँ सम्मानित सभागार को संबोधित करने। सबसे पहले मैं धन्वंतरी को वंदन करता हूँ और आज के 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में इस समापन कार्यक्रम में हमारे साथ में मौजूद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले जी, आयुष मिनिस्टर आनंद सोनोवाल जी, स्टेट आयुष मिनिस्टर श्री डॉक्टर महेंद्र मंजूपा, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपाद जी और विज्ञान भारती के इंचार्ज श्री शेखर मांडे जी, मेरे सामने बैठे सभी मेरे वैद्य मित्र और सभी भाई और बहनों, सर मैं आपको बताना चाहता हूं इस सभागार में 80% से ज्यादा आयुर्वेदिक आयुष के यहाँ पे देश भर में से आए हैं। उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोवा के लिए आज का दिन और आयुर्वेदा के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। गोवा के इस पावन में आज सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हस्ते उसका इनॉग्रेट होने वाला है। उसी के साथ इसी गोवा के पावन भूमि में माननीय प्रधानमंत्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का सेकंड आयुष हॉस्पिटल graduate and undergraduate college with the 50% reservation for the Goan inaugurate करने वाले हैं। The cost of the project which is 302 crores of rupees। मैंने आयुर्वेद के लिए आयुष के लिए बताया क्योंकि दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद यूपी में वो लाइव कार्यक्रम वहां पे लोग देख रहे हैं। इसका कॉस्ट है 381 करोड़ ऑफ रुपीस। इसका भी इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के होने वाला है। थर्ड प्रोजेक्ट विच इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला दिल्ली विच कॉस्ट ऑफ रुपीस 287 करोड़। बिना घरे आर থাকবে না তো কেউ, ঘরে আর থাকবে না তো কেউ। अर्थनीति हो या विदेश नीति हो, मेक इन इंडिया हो या स्वच्छ भारत हो, फिट इंडिया हो या स्किल इंडिया हो, आयुष्मान भारत हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की पैकेज हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। अकेले आयुर्वेद की पे मैंने बात करते रहो तो मुझे 1 घंटा लगेगा आयुर्वेदिक और आयुष के बारे में मैं बात करूं। लेकिन दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक वैद्य होने के नाते आप सबको बताने के लिए आया हूं। आयुष विभाग में सबसे पहले आयुष मंत्रालय किसने किया? आयुष मंत्रालय किसने किया? मोदी जी ने किया। योगा दिन इंटरनेशनल किसने घोषित किया?
मोदी जी ने किया। आयुष 180 कंट्रीज पे किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया। आयुष वीजा किसने स्टार्ट किया? मोदी जी ने किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेदा के लिए और आयुष के लिए अच्छे दिन आए हैं। दोस्तों, मोदी जी के लिए ही आयुष के लिए अच्छे दिन आए हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। जी हाँ, इस सभी कुछ हमें मोदी सरकार ने ही आयुर्वेदिक डॉक्टर को, जो 70 साल में नहीं हुआ था, वो सिर्फ 8 साल में किसी ने करके दिखाया है, तो मोदी जी ने करके दिखाया है। आप सभी के वास्ते, आयुष डॉक्टर के वास्ते मैं पीएम साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सिर्फ कुछ ही लाइन्स आपको बता देता हूं कि जो आयुष के फील्ड में इस देश में और विदेश में हुआ है, इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में मुझे अमेरिका से आए हुए डॉक्टर्स मिले, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए डॉक्टर्स मिले, वियतनाम, नेपाल, हर एक कंट्री से जो वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के मेंबर्स हैं और उस कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज 180 कंट्रीज में आयुर्वेदा और आयुष की प्रैक्टिस पॉसिबल है, तो ओनली एंड ओनली मोदी जी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आयुष के आयुर्वेद अनुसंधान में CCRS को अनुदान दिया। योग और नेचुरोपैथी में CCRNY को अनुदान दिया। यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी को अनुसंधान दिया। CCRM, CCRS और CCRH सभी को अनुसंधान देने का बहुत बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है। फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी NC Bill 2020. First time in the country, the National Commission for the Indian System of Medicine, NCISM Bill 2020, or the Institute of the Teaching and Research in Ayurveda, ITRA Bill 2020, ऐसे कानून पारित करके आयुर्वेदा और होम्योपैथी को लीगल एजुकेशन सिस्टम के दायरे में लाने मोदी सरकार है। इसीलिए मैं आप सब और लास्टली बता देता हूं, इस पारंपरिक चिकित्सा को ग्लोबली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेडिशनल सेंटर इस देश में स्टार्ट हुआ, तो जामनगर में स्टार्ट हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ मोदी जी वो स्टार्ट हो सका, अदरवाइज कोई भी पॉसिबल नहीं था। आयुर्वेदा को ग्लोबल देने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ओनली एंड ओनली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इसीलिए फिर से एक बार कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, मैं ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, लेकिन जो धन्वंतरी से, जो कमल कुंडल से जो आयुर्वेद आया था, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, उसको फिर एक बार उसके ऊपर ऑथराइज का किसी ने किया, तो इसी सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा फिर से एक बार ऑथराइज करने का काम इसी सरकार ने किया है। इसलिए बड़े अभिमान से आज आयुर्वेदिक डॉक्टर ना कि देश में बट विदेश में भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राउड ऑफ द बिकॉज ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। दोस्तों, आज इस अवसर पर मैं घोषित करना चाहता हूं कि आज तक कि गोवा में अलग आयुष मंत्रालय नहीं था। इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के बाद से गोवा में अलग आयुष मंत्रालय होगा, विच इज डेडिकेटेड फॉर द आयुष डॉक्टर्स इन द स्टेट ऑफ गोवा। भारत देश के G20 की अध्यक्षता मिलने पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और G20 का महत्वपूर्ण बैठक गोवा में भी होने वाली है और इस बैठक कार्बन न्यूट्रल होगी, ये मैं वादा करता हूं। और इसी बैठक के साथ में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट आत्मनिर्भर भारत, हम हमेशा स्वयं पूर्ण गोवा में कन्वर्ट करते आए हैं। स्वयं पूर्ण गोवा का पूरे G20 के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हमें यह आयोजन करने का मौका
विज्ञान भारती आयुष मंत्रालय ने दिया, इसलिए मैं आयुष मंत्रालय और विज्ञान भारती का बहुत अभिनंदन करता हूं। जो एंड इंटरनेशनल डेलीगेट्स, उनका भी मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 दिन से मैं जो सबका बड़ा उत्साह देख रहा हूं, द एक्सचेंज ऑफ द पेपर, साइनिंग ऑफ द एमओयू बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, जिस तरह से आप लोगों ने जो आयुर्वेद का नॉलेज शेयर किया है, एमओयू शेयर किया है, आगे आने वाले अमृत काल में आयुर्वेद ग्लोबली जाएगा, ये मैं वादे के साथ कहता हूं। द वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस इज वेरी मच सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और आयुष मिनिस्टर के वास्ते मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोमेंट ऑफ द डे जब 3 इंस्टीट्यूशंस का आज लोकार्पण किया जाएगा। सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, यहाँ से हमारे साथ स्पेशल सेक्रेटरी आयुष श्री पाठक जी जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। देवी सज्जनों, 50 एकड़ के विशाल परिसर में फैले इस संस्थान में 250 बेड्स का अस्पताल है और इसमें आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल की उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा का लोकार्पण करें। और इस संस्थान पर विस्तृत प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ काम करना होगा। पारंपरिक आधुनिक इलाज की ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के साथ 8 वर्षों में हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को होलिस्टिक हेल्थ केयर और हेल्थ केयर फॉर ऑल के संकल्प से जोड़ने के लिए किए गए हैं अभूतपूर्व प्रयास। इस दिशा में आयुष मंत्रालय ने एम्स के जैसे होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड टर्शरी केयर सेटअप के लिए नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की, जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। पिछले 5 सालों में इस अत्याधुनिक केयर सेंटर में 15 लाख से अधिक मरीज समग्र चिकित्सा से ठीक हुए एवं एमडी और पीएचडी के 350 छात्रों ने इसका लाभ लिया। अखिल भारतीय संस्थान के ट्रांसलेशनल रिसर्च यूनिट में 50 से अधिक देश विदेश की संस्थाओं के एमओयू के माध्यम से 1500 से ज्यादा शोध प्रकाशित हुए। DGWHO ने संस्था को ट्रेडिशन सपोर्टेड विद टेक्नोलॉजी का एक अच्छा मॉडल बताया। आयुर्वेद के समृद्ध ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए AIIA नई दिल्ली का सैटेलाइट सेंटर अब गोवा में विकसित किया गया है, जिससे गोवा में जनमानस तक आयुर्वेद पहुंचेगी। गोवा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है। यहाँ के शांत वातावरण और जैव विविधता को देखते हुए ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिए एक उचित स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री का सपना है हील इन इंडिया। इसी सपने को साकार करने के लिए और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने में संस्था अपना योगदान देगी। अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल सेवा के लिए आने वाले लोग अब आयुष के माध्यम से होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड चिकित्सा उठा पाएंगे। साथ ही गोवा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद शिक्षा का केंद्र बनेगा। गोवा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र विकसित करने के लिए 50 एकड़ भूमि दी। AIIA के रूप में गोवा को एक ऐसा सेंटर मिला है जो सेकेंडरी हेल्थ में एक मानक स्थापित करेगा। उच्च मापदंडों पर स्थापित कॉटेज से साकार होगा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का सपना। साथ ही गोवा के निवासियों को मिलेगा आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ। हम गौरवान्वित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के का उद्घाटन किया। And now, ladies and gentlemen, we have the inauguration of the National Institute of Unani Medicine at Ghaziabad, Uttar Pradesh. और यहाँ से हमारे साथ जनरल वीके
Singh, the Honorable Minister of State for Road Transport and Highways and the Minister of State for Civil Aviation is joining us. We welcome him. Ladies and gentlemen, this institute will establish benchmark standards in education, healthcare and research. It will provide PG and doctoral courses in various disciplines of Unani medicine systems. माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद का लोकार्पण करें। और इस इंस्टीट्यूट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए प्रस्तुत है लघु फिल्म। दशक का बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा आदि विद्याओं पर आधारित वेलनेस सेंटर्स बहुत प्रचलित हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी। यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत की प्राचीन एवं लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है। प्रधानमंत्री जी की इसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का निर्माण किया गया। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस 200 बेड तथा 18 वार्डों वाले इस संस्थान में ICU, 5 OT, मटर्निटी डिपार्टमेंट, MRI, CT स्कैन, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे कक्ष, पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी OT क्लासरूम उपलब्ध है। यह संस्थान समूचे उत्तर भारत में यूनानी चिकित्सा का सबसे बड़ा संस्थान है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान में यूनानी पद्धति में परास्नातक और PhD की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है। यहाँ 14 विभागों में PhD, PG छात्रों के लिए 120 सीटें उपलब्ध हैं। यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनानी पद्धति का प्रसार करने में और शोध को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने कर कमल से इस बेहतरीन चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया। और अब इसी क्रम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला दिल्ली का लोकार्पण। यहाँ पर हमारे साथ माननीय राज्यपाल दिल्ली श्री VK सक्सेना जी जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। दिव्य सज्जनों, होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली विकसित करने और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। ये संस्थान होम्योपैथी की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अनुसंधान के क्षेत्र में मानक स्थापित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि रिमोट का बटन दबाकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला दिल्ली का लोकार्पण करें। और अब इस इंस्टीट्यूट की तरफ जानकारी के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये लाइफ की एक होलिस्टिक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से जुड़ी चिकित्सा पद्धतियों को परिचय मिला है। भारत में होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली बेहद लोकप्रिय है। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी दिल्ली को होम्योपैथी चिकित्सा का सबसे बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। दिल्ली के नरेला में 10 एकड़ भूखंड पर 290 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान तैयार हुआ है। इसमें न केवल लोगों को इलाज की सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि ये इंस्टीट्यूट होम्योपैथी में राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सहयोग से नए रिसर्च पर काम करेगा तथा होम्योपैथी की कई शाखाओं के युवाओं को स्नातकोत्तर और PhD कोर्सेज कराने की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें 7 पोस्ट ग्रेजुएट विभाग होंगे, स्मार्ट क्लासरूम, सेमिनार हॉल, 500 लोगों की बैठने क्षमता वाला छात्रावास और फैकल्टी के लिए क्वार्टर एवं कैंटीन की सुविधाएं शामिल हैं। 100 बेड की वाले इस संस्थान में मरीजों को सभी प्रकार के इलाज एवं जांच की सुविधा। यहाँ रजिस्ट्रेशन से लेकर जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, OBS एंड गायनी, पीडियाट्रिक, डेंटल, लेबर वार्ड, ICU सहित कई विभागों में OPD की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन होना हम सबके गौरव का क्षण है। को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तीनों संस्थाएं एक स्वस्थ घर बनाने और साथ साथ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को
देंगे। और अब हम सभी माननीय प्रधान मार्गदर्शन के इच्छुक हैं, तो सभी की तरफ से गर्वित होकर मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने अनुग्रहित करें। गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लाई जी, यहाँ के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री वैद्य प्रमोद जी, केंद्रीय मंत्री जी, श्रीपद नाइक जी, डॉक्टर महेंद्र भाई मोजा जी, अन्य महानुभाव, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में देश दुनिया से पधारे आयुष क्षेत्र के सभी विद्वान और विशेषज्ञगण, महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं गोवा की खूबसूरत आयुर्वेद कांग्रेस के लिए विदेश से एकत्रित हुए आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की सफलता के लिए मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। ये आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के आजादी के अमृतकाल की यात्रा शुरू है। अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प अमृतकाल का एक बड़ा लक्ष्य है और आयुर्वेद इसका एक मजबूत और प्रभावी माध्यम है। भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी भी कर रहा है। हमने G20 समिट की भी थीम रखी है, भारत, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऐसे ही विषयों पर आप सभी आयुर्वेद कांग्रेस के इस आयोजन में चर्चा करेंगे, पूरे विश्व के लिए विमर्श करेंगे। मुझे खुशी है कि दुनिया के ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता दे रखी है। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है, आयुर्वेद को मान्यता दिलवानी है। साथियों, आज मुझे यहां पर आयुष से जुड़े 3 इंस्टीट्यूट्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मैं स्वस्थ होने की परिभाषा कहीं व्यापक है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है
समदोष, समाग्निश्च, समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत में इसे लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के था, हमने उस समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया, गुजरात आयुर्वेद को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि आज जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार ने एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया, विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की ही तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। साथियों, आयुर्वेद से जुड़ा एक और पक्ष है जिसका जिक्र मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जरूर करना चाहता हूं। ये आने वाली सदियों में आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही आवश्यक है। साथियों, आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार, एविडेंस को, प्रमाण को माना जाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो मेडिकल डेटा, जो शोध है, जो जर्नल्स हैं, हमें उन सबको एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई दिखाना है। भारत में बीते वर्षों इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब
40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च भी है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों में भी योग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश। हाल फिलहाल में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के प्रतिभागी सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आए, कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद की एक और ऐसी खूबी है जिसकी चर्चा कम ही होती है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर मैं आधुनिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके बताना चाहूं तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी की बेहतर से बेहतर कार खरीदें, उस कार के साथ उसकी मैनुअल बुक भी आती है, उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, कब और कैसे सर्विसिंग करवानी है, कैसे रखरखाव करना है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर डीजल इंजन कार में पेट्रोल डाल दिया तो गड़बड़ तय है। इसी तरह आप अगर कोई कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें उसके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक काम करने चाहिए। हम हमारी मशीनों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कैसे खाना, क्या खाना, कैसा रूटीन, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। यही आयुर्वेद की खूबी है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। ये मंत्र जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सार्थक है, उतना ही प्रासंगिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी है। आज आयुष के क्षेत्र में नई संभावनाएं जन्म ले रही है। आयुर्वेदिक हर्ब्स की खेती, आयुष मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो, डिजिटल सर्विसेज हो, आयुष स्टार्टअप के लिए इनमें एक बड़ा स्कोप है। भाइयों और बहनों, आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर आज भारत में के क्षेत्र में करीब 40,000 ऐसे एमएसएमई
लघु उद्योग अनेक विध प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक विध इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनसे लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। 8 साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। आज आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो रही है। यानी 7-8 वर्षों में करीब करीब 7 गुना ग्रोथ। आप कल्पना कर सकते हैं आयुष अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में इसका ग्लोबल मार्केट में और बड़ा विस्तार होना ही है। आप भी जानते हैं कि ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस का मार्केट $120 बिलियन यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का यह सेक्टर निरंतर विस्तार कर रहा है और हमें इसकी हर संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए कृषि का एक पूरा नया सेक्टर खुल रहा है, जिसमें उन्हें काफी अच्छी कीमत भी मिल सकती है। इसमें युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। साथियों, आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का एक बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, वहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है। के सामने वन अर्थ हेल्थ एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे वन्य पशु हो, चाहे इंसान हो, वनस्पति हो, इन सबकी हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। हमें इन्हें आइसोलेशन में देखने की जगह टोटलिटी में देखना होगा। ये होलिस्टिक विजन आयुर्वेद का, भारत की परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। मैं चाहूंगा गोवा में हो रही इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में ऐसे सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा हो। हम सभी मिलकर आयुर्वेद और आयुष को कैसे समग्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका एक रोड मैप तैयार किया जाए। मुझे विश्वास आपके प्रयास इस दिशा में जरूर प्रभावी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आयुष को, आयुर्वेद को अनेक अनेक शुभकामनाएं। एक्सपीरियंशियल विचारों और आपके पथ प्रदर्शक विचारों से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत सरकार, आयुष मंत्रालय और विज्ञान भारती की तरफ से विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री का धन्यवाद, सभी की तरफ से धन्यवाद। देवी दोनों आपसे निवेदन है थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर बने रहें। Requesting you all to remain at your respective seats for a little more time. तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे गोवा से, जहां 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के आपको साभार नमन करते हैं।
देवी और सज्जनों, विभिन्न विकास कार्य तथा परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह के लिए उपस्थित सभी का विशेष मंच पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय शिंदे जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। कृपया आदर सम्मान के प्रतीक इस भेंट वस्तुओं का स्वीकार करेंगे। मान वस्त्र पहना रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और ये मराठी फेटा है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी। सम्मान चिन्ह और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का बुक। शुक्रिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना आज आपल्यामध्ये उपस्थित अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपल्या सर्वांचे लाडके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गव्हर्नर साहेब, राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिंदे जी, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते माननीय नितीन गडकरी, मंचावर उपस्थित रावसाहेब दानवे जी, डॉक्टर भारतीताई पवार, चंद्रशेखरजी बावनकुळे आणि या ठिकाणी उपस्थित समोर बसलेले सगळे मंत्री, नेते आणि उपस्थित सर्व नागपूर विदर्भातील माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, प्रधानमंत्री जी, मैं सबसे पहले नागपुर की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी ये बहुत मन से प्रार्थना थी कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन केवल और केवल आपके हाथों से होना चाहिए। 20 साल पहले ये सपना देखा था और आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता, ये कभी पूरा नहीं हो सकता था। आपने ताकत दी, आपने हिम्मत दी, आपने हौसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी, तो ये समृद्धि महामार्ग हम लोग यहां पर कर पाए। बहुत कम लोगों को उस समय यकीन था कि इस प्रकार का रास्ता बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले दिन से मुझ पर यकीन रखकर इस पर काम कर रहा था और उस व्यक्ति का नाम है उस समय के मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री और आज के मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो पहले रास्ते पर उतरकर इस सारे मार्ग के लिए काम करते रहे। हमने सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे पार्टियों को एकत्रित किया, सारे पत्रकारों को, एडिटर्स को एकत्रित किया, उनके सामने हमने इस संकल्पना को रखा, उनके जितने सवाल थे सवालों का जवाब दिया और उसके बाद हमने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। उसके लिए काफी राशि चाहिए थी, कोई बैंक देने को तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार के कुछ बेटे ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, एमएमआरडीए है, एमआईडीसी है, सिडको है,
तो हमने उनको कहा कि सारा पैसा बंबई में कमा के बंबई में मत लगाइए, अब ये पैसा इधर मराठवाड़ा महाराष्ट्र को भी लगाइए। हमने उनसे पैसा उधार लिया और सारी जमीन का अधिग्रहण केवल मात्र 9 महीने में 700 किलोमीटर के जमीन का हमने अधिग्रहण किया, एक भी लिटिगेशन नहीं हुई। और मैं ये बताना मेरा फर्ज मानता हूं, हमारे एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं जाकर वहां पर सिग्नेचर की, क्योंकि उनके नेता गांव में जाकर विरोध करते थे। उन्होंने गांव में जाकर सभा ली और 1 इंच भी जमीन मत दीजिए। 15 दिन में उस गांव की 1 इंच जमीन हमको लोगों ने दी और एकनाथ जी ने स्वयं जाकर वहां पर सिग्नेचर की और हमने समृद्धि महामार्ग का अधिग्रहण यहां पर किया। और साथ साथ एक नया मॉडल तैयार किया, जिसमें हमने हमारी एमएसआरडीसी को 50,000 करोड़ के मुंबई के प्लॉट्स ये हमने उनको दिए, उनका नेटवर्क बढ़ाया और लैंड सिक्योरिटाइजेशन मॉडल पे सबसे पहले पैसा जमा किया, सारी बैंकों को बुलाया। सबसे पहले एसबीआई ने 8,000 करोड़ रुपए हमको दिए और उसके बाद सारी बैंकों ने पैसे दिए, पैसे की कमी नहीं पड़ी। आज 50,000 करोड़ रुपए का ये महामार्ग तैयार हुआ है। और प्रधानमंत्री जी, आपने जो नया लैंड सिक्योरिटाइजेशन का मॉडल लाया है और मोनेटाइजेशन का मॉडल लाया है, दावे से कहता हूं आने वाले 2 साल में इस महामार्ग से 50,000 करोड़ रुपया हमको मिलेगा, जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाएंगे। इतना जबरदस्त ये मॉडल तैयार हुआ है। एक चीज का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, आपने भारत को गति शक्ति नाम की एक ऐसी योजना दी है जो विश्व की सबसे अच्छी योजना है, सबसे थॉटफुल, सबसे कल्पना शक्ति है, जो भारत के चित्र को बदलेगी। गति शक्ति का एक उदाहरण मार्ग भी है, इस पर रोड बना है, इसमें हमारे पास रेलवे के लिए जगह रखी हुई है, इस पर हम लोग सेमी हाई स्पीड कार्गो ट्रेन चलाते हैं, पूरी जगह हमने अधिग्रहित करके रखी है। इसमें हम मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर तैयार किया है। इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर में मैं भारत सरकार का और आपका आग्रह करूंगा, 2017 में हमने आपसे निवेदन किया कि ऊपर गैस पाइपलाइन बने, आपने गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया, 80% गैस पाइपलाइन का काम हो गया। महाराष्ट्र में सीधा गैस सीएनजी उद्योगों के लिए और व्हीकल के लिए पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा। साथ साथ हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन की भी मांग की है। इसके साथ साथ जो अंडर सी केबल है, जिसके कारण डेटा सेंटर की तैयार होती है, वो पूरा अंडर सी केबल हम इस माध्यम से ला रहे हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में हम लोग डेटा सेंटर्स तैयार कर पाएंगे। और साथ साथ ट्रांसमिशन की एचवीडीसी लाइन भी यहीं पर पड़ेगी, हमने तैयार किया है। 150 मेगावाट बिजली जनरेशन की भी सोलर में व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर गति शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर हमने किया है और आपने जो योजना दी है इससे उसको और हम और समृद्ध करेंगे। मैं इस निमित्त से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में, क्योंकि आज आपने और गडकरी जी ने और नई सौगात हमको दी है, यहाँ पर हमारे रेलवे स्टेशन इतने सुंदर हो रहे हैं, कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, हाई स्पीड रेल भी होने वाली है। और उसके साथ साथ आपके आशीर्वाद से अगले 1 महीने में नागपुर एयरपोर्ट के भी भूमि पूजन के लिए हम आपको बुलाने वाले हैं। तो सारी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पर होगी।